हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम फिर से भाषा का प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, और भाषा की प्रैक्टिस आप डेली लगाते रहिएगा, क्योंकि भाषा आपकी दो आती हैं और दोनों में ही आपको 30-30 नंबर मिलते हैं। और भाषा में मान के चलिए आपको सिर्फ प्रश्न छांटने के लिए आते हैं। अगर आप इसकी जम करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोनों भाषाओं में आपके 60 में से 55 नंबर आसानी से आ सकते हैं। और एक बार अगर आपके मान के चलिए 50 या 55 नंबर भाषा से ही आ जाते हैं तो फिर सीटेट पास करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। और देखो, अच्छा स्कोर आए सीटेट में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, आप हर साल मान के चलिए कि ये संख्या लाखों में हो जाती है जो बच्चे 1 या 2 नंबर से सीटेट पास करने में रह जाते हैं। तो आप जो भी बच्चे मतलब भाषा में रह जाते हैं 1 या 2 नंबर से, आप अपनी भाषा के सेक्शन की जम करके प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही आपकी इस पर पकड़ बन जाएगी। और सिर्फ आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 15-15 नंबर तो सीधे आपके गद्यांश और पद्यांश से ही मिलते हैं, यानी प्रश्नों को छांटने से। और 15 नंबर आपके जो उससे आते हैं पेडागोजी से। तो पेडागोजी भी इतनी भाषा की हार्ड नहीं होती है, इतनी कठिन नहीं है। बस आपको टैग वर्ड्स निकालना अवश्य आना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं और किस तरीके से आपको इन प्रश्नों को छांटना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसमें आपको जो भी लाइन मतलब ये महत्वपूर्ण लगती है उस पर आप अंडरलाइन करिएगा और प्रश्नों को पढ़िएगा। और तुरंत ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा और वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो किस तरीके से, तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस बार मौसम विज्ञानियों ने घोषणा की हुई है कि अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर रह सकता है। अब देखो, किसके प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर रह सकता है, तो अल नीनो। ठीक है, ये अल नीनो आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है, अल नीनो आपको अवश्य याद रखना है और इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको अंडरलाइन कर देनी है। ठीक है, मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि अल नीनो प्रभाव के कारण चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर घाघ ने भी यही कहा है। किसने कहा है? घाघ ने। चैत यानी मार्च अप्रैल के दिनों में, चैत का जो महीना होता है यह मार्च और अप्रैल के बीच में पड़ता है। अगर बारिश होती है तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार के मानसून की नहीं है। अमेरिका में हाल ही में ताज़े पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो अब रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो ठीक है, इस तरीके से आप अंडरलाइन कर लिए करते जाइएगा जो भी आपको महत्वपूर्ण लाइन लगे। इसमें कहा गया है कि 2050 तक, ठीक है, कब तक? 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब देखो, भारत पर संकट किस लिए है, क्योंकि अब यहाँ से आप अंडरलाइन करिएगा कि ये जो नदियाँ हैं इनका पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी ये नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारे पर बसे महानगरों, कस्बों और गांवों की करीब 40 करोड़ की, ठीक है, अब देखो ये 40 करोड़ पर भी आप अंडरलाइन करिएगा कि पानी से जुड़ी ज़रूरतों को ये पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो गया है। कितना हिस्सा गायब हुआ है? 1.25 किलोमीटर। और कितना लंबा है ये 30 किलोमीटर लंबा है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय के लिए खतरनाक माना जा रहा है। भारत के हिस्से वाले हिमालय के 9,775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इनमें अकेले उत्तराखंड में 968 हैं। अब अगर इनके पिघलने की रफ्तार तेजी
तेज होती जाती है तो क्या होगा? अगर ये जो ग्लेशियर है और अगर इनके जो पिघलने की रफ्तार है अगर वो तेज़ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अभी मान के चलिए कि ये 2.25 किलोमीटर पिघल चुका है और कितने सालों में? 87 सालों में। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन करिएगा, ठीक है? और जल्दी-जल्दी पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखो अभी तो हम सिर्फ़ आपको समझा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा धीमे लगाते हैं इसको प्रैक्टिस को, लेकिन आपको प्रैक्टिस जम करके लगानी है। और इन 15 दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या-क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, इस पर भी मैंने वीडियो दे रखी है आपको, तो उसे भी आप अवश्य देखें। अब हम प्रश्नों को देखेंगे। देखो पहला प्रश्न है आपका, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है? तो सीधा-सीधा अभी हमने पढ़ा था क्या कारण है? ग्लेशियरों का पिघलना। तो ग्लेशियर को न पिघलना ये गलत हो गया, ये भी हो गया, ठीक है? वृद्धि भी नहीं हो रही है, तो राइट आंसर आपका हो गया 2। गंगा के किनारे बसे आबादी क्षेत्र लगभग है, तो अभी-अभी हमने पढ़ा था, ठीक है? कितना है ये? 40 करोड़ है, तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 3। नदियों का पानी धीरे-धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद है, ठीक है? तो इसमें आपका क्या है? विशेषण है आपका, या फिर क्रिया है, क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है। तो देखो जहाँ भी बात धीरे-धीरे आ जाए, ठीक है, तो वो वहाँ आपके क्रिया विशेषण होता है। और आपके ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पूछा जाता है, जितनी भी ग्रामर है आप एक दिन में इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है? मात्र एक दिन में आप पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़ लीजिएगा जो भी आपने अपने कोर्स में पढ़ रखी है। और बस इतनी ही छोटी-छोटी आती हैं, आपके विशेषण पूछ लिए जाते हैं, क्रिया विशेषण पूछ लिए जाएंगे, प्रविशेषण पूछ लिए जाते हैं, क्रिया क्या होती है, कारक हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, कभी-कभी संधियाँ भी पूछ ली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर बिल्कुल भी पढ़नी नहीं है, एक बार अभी तक आपने जितनी भी पढ़ी है उसको सिर्फ रिवीजन कर लिएगा, क्योंकि आपके 2 या 3 प्रश्न ही ग्रामर से आते हैं और बिल्कुल सिंपल सी ग्रामर आती है, आपने पहले से बहुत बार उसको पढ़ चुका है। गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? खाद्य की, रोजगार की, जल संकट की या फिर पर्यावरण संकट की? अब देखो अब सीधा सीधा सा किसकी बात हो रही है? तो आपके गद्यांश में किस चीज़ की बात हो रही है? तो गद्यांश में आपके जल संकट की बात हो रही है। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अब देखो ये सबसे पहली ही लाइन थी आपकी कि अल नीनो का प्रभाव जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर या फिर मानव पर। तो अब देखो मानव पर तो नहीं पड़ेगा, ठीक है? मानव पर तो इसका प्रभाव आपका नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर क्या है? मानसून पर पड़ता है और इससे वर्षा कम होती है। अगला प्रश्न है, इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद है। 2.25 किलोमीटर, ठीक है? तो संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनाम नामिक विशेषण है, ठीक है? परिमाणवाचक यानी आपका इसमें से विशेषण कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। तो यानी एक परिमाण की बात हो रही है, 2.25 किलोमीटर, ठीक है? यहाँ आपको संख्या के साथ नहीं जाना है, ठीक है? संख्यावाचक नहीं है, ये आपके परिमाण की बात हो रही है। एक परिमाण है आपका 2.25 किलोमीटर, तो राइट आंसर आपका नंबर 2 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, कहाँ आने वाला है? अमेरिका में, संयुक्त अरब अमीरात में, भारत में, पाकिस्तान में। तो ये कहाँ आने वाला है? तो राइट आंसर है भारत में, यानी गद्यांश के अनुसार हमें जाना है, तो गद्यांश के अनुसार ये कहाँ आने वाला है? भारत में आने वाला है। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। अब देखो आपके इसी तरीके से सिर्फ ग्रामर आपकी पूछी जाती है, ठीक है? कहीं से अन्यंत्र से नहीं पूछी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द, देखो जब भी हमें किसी चीज़ से उपसर्ग और प्रत्यय निकालते हैं तो उसका मूल स्वर अलग हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद उपसर्ग और ये आ जाता है। तो अब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या पर्या प्लस आवरण होगा? ये नहीं होगा। पर प्लस अवरण, अवरण भी नहीं होगा। पर धन आवरण या पर आवरण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, पर प्लस आवरण। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये दूसरा भी आपका गद्यांश है। ये क्या होता है कि आपके पास 2 भाषाएं होती हैं। देखो आपके पास 2 भाषाएं आती हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट में आपको एक गद्यांश और एक काव्यांश मिलता है और भाषा सेकंड के अंदर आपको दोनों गद्यांश ही मिलते हैं। अब देखो मैंने आपका ये भाषा सेकंड वाली हिंदी ली है
और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ भाषा फर्स्ट, अगर आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी ली है तो सिर्फ आपको भाषा फर्स्ट वाले ही हिंदी नहीं लगानी है, ठीक है। आप दोनों को लगाइएगा। यहाँ से आपको पता चलता है कि प्रश्न किस लेवल के आते हैं, किस तरीके से आते हैं, और आप प्रश्नों को छांटना भी सीखते हो, ठीक है। अभी हमने अगले इससे पहला जो प्रश्न पत्र लिया था वो भाषा फर्स्ट का था, ठीक है। और ये आज आपकी भाषा सेकंड में हिंदी जिन बच्चों ने ली होगी उनके लिए है। तो हम 2 गद्यांशों को देखेंगे। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थाई हैं, ठीक है। यानी इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी क्या है, अस्थाई है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, ठीक है। और ये बहुत अच्छी लाइन लग रही है। बंधन दोनों में है, लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है। सही बात है। यानी किस चीज़ का बंधन हमें प्यारा लगता है, सोने की, यानी बंधन दोनों का है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। अब हम प्रश्नों को देखेंगे। इस संसार में कुछ भी, ठीक है, डैश नहीं है, तो क्या नहीं है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे कि सब कुछ अस्थाई है, ठीक है। तो कुछ भी क्या है, स्थाई नहीं है, आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 स्थाई। देखो इसमें सबसे पहली ही लाइन है आपकी कि इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। अस्थाई है तो इसका मतलब स्थाई कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से अंडरलाइन करके और प्रश्नों को करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके प्रश्न कोई भी गलत भी नहीं होंगे। पाप और पुण्य दोनों डैश हैं, क्या है, स्थाई है, हानिकारक है, स्थाई है, अस्थाई है, स्वाभाविक है, या फिर हानिकारक है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2 अस्थाई है। ये आप देख पा रहे होंगे, पाप और पुण्य दोनों ही क्या है, अस्थाई है। पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हम स्वीकार नहीं भी कर सकते। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में स्वतंत्रता है, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों में बंधन है। तो गद्यांश के अनुसार आपका क्या होगा, गद्यांश के अनुसार आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी दोनों में ही आपका क्या है, दोनों में ही बंधन है। पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः डैश और क्रमशः डैश की जंजीर से की गई है। अब देखो पाप की, तो पाप लोहे से की गई है, ठीक है। तो इसमें लोहा आया है लेकिन पीतल है साथ में, इसमें आपकी सबसे पहले पीतल है, इसमें स्वर्ण है, लोहा तो आया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी लोहे और स्वर्ण की जंजीर से की गई है। यानी पाप कैसा है, लोहे की जंजीर है, और आपका पुण्य कैसा है, सोने की जंजीर है। समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द आपको देखना है, फल, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा। अब देखो ये सभी आपके यानी विशेषण हैं, अस्थाई है, प्यारा है, स्वतंत्र है, ये एक तरीके का और ये फल की बात हो रही है, तो यही आपका समूह से भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र का विलोम है, इसमें आपसे स्वतंत्र का विलोम पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुलाम, परतंत्र, दास्ता, परतंत्रता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परतंत्र। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए जिससे जांच पत्र और परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके, जो बच्चे के अधगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और देखो यहाँ से आपके ये जो प्रश्न है आपके पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है, और पेडागोजी के प्रश्नों को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझते जाइएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा,
अब देखो, जिससे जांच पत्र और परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। आकलन के उपकरण प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, यानी एक शिक्षक है जो बुनियादी चरण में बच्चे का आकलन करना चाहता है, तो उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना किस तरह से कर सकता है। तो जांच व परीक्षाओं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट उचित हो सके, ये आपका नहीं होगा। जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है, लेकिन हमें और भी देखने हैं। शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन आपको नहीं देखना है, ये आपका नेगेटिव हो गया। और विश्लेषण भी आपको बच्चे का नहीं करना है। अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास से कोई संबंध नहीं है, उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास और भाषा का विकास, ठीक है, ये कहाँ से होता है, तो संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है जिसमें बच्चे रहते हैं। जैसे उसका घर परिवार है, समाज है, विद्यालय है, यहाँ से ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अपनी संस्कृति में समुदायों से ही सबसे बेहतर होता है। अब विकास से कोई संबंध नहीं है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, भाषा में निपुणता प्राप्त करना भी नहीं है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है, यानी द्वितीय भाषा आपको बच्चे को सिखानी है। और ये आपका अभी 2024 का ही प्रश्न पत्र है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट वाले प्रश्न पत्रों को ही देखिएगा। 2023 का है, 2024 का है, 2022-21 ये वाले प्रश्न पत्रों को आप अवश्य हल करें। और प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न आपके आंखों के सामने आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने पढ़ा तो था अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल अच्छी सी होनी चाहिए। एक ही प्रश्न पत्र को आपको कम से कम 2-3 बार अवश्य सॉल्व कर लेना चाहिए, और ये बात हम पहले से आपको बता चुके हैं। यानी द्वितीय भाषा किस तरीके से सीखेगा, ऐसी कक्षा जहाँ व्याकरण पर ध्यान केंद्रित, देखो व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करके बच्चा भाषा नहीं सीखता है। अपने समाज में सहजात वाचकों मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना, कोई भी चीज़ हम सुन करके और उसका अभ्यास कर करके ये भी हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। लक्ष्य भाषा के वाचन पाठ्यक्रम में दाखिल करके यहाँ से भी नहीं सीख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी सहजात वाचकों का अर्थ होता है कि समाज में कोई दूसरी भाषा बोलता है, चाहे हमारी कक्षा में बोलता हो, चाहे हमारा टीचर बोलता हो, या हमारे माता पिता जो भी हैं अन्य, हमारे समाज में जब दूसरी भाषा बोली जाती है तो उसके सतत यानी हमेशा संपर्क में रहने से हम दूसरी भाषा को यानी सहज रूप से सीख लेते हैं, अर्जन करके बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? तो राइट आंसर, मैं इस कथन से सहमत हूँ, मैं इस कथन से असहमत हूँ, मैं इस कथन से आंशिक रूप से असहमत हूँ, मैं इस कथन से आंशिक रूप से असहमत हूँ। ठीक है, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है। तो देखो, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, यह एक सहज प्रक्रिया है, और यही चीज़ें आपकी गलत हो जाती हैं। और ये चीज़ हमने आपको कई बार बताई है कि भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम गहन प्रक्रिया नहीं है, एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अधिगम सहज होता है, और आपको इसी के साथ जाना है। गहन जहाँ भी मिल जाए आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी आप असहमत होंगे। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। ये अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं। तो देखो, अध्यापक पर बोझ आपका बिल्कुल भी गलत है, और विविधता बच्चों को पसंद आती है, ये भी आपका गलत है।
अब ये अध्यापकों को आकलन के लिए, देखो बात जहाँ भी आकलन की हो जाए, विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्ता देती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। अगला प्रश्न है, यानी कक्षा में विद्यार्थी भी कैसे हैं आपके, विविधता वाले हैं, तो विविधता वाली आपके पास पुस्तक भी अवश्य होनी चाहिए। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? चित्रकारणों को क्रम से लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, यानी पाठ का अभ्यास करवाना, यानी उसने जो भी पढ़ा है, पठन का यानी उसने जो भी पढ़ा है। इस प्रकार के पठन के कुछ अधगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से, ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े। ये हैं, यानी ये किस तरीके का पठन है जिसमें विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी, आपके छात्र विषय वस्तु को विस्तार से और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। विस्तृत, निर्देशन, गहन या आनंद के लिए पठन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, गहन पठन। यानी बच्चे जब गहन पठन करते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, तो ये विषय वस्तु को विस्तार देता है और ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक बच्चे इसको पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? देखो, ड्रिल का अर्थ होता है दोहराना, यानी जब जैसे टीचर ने पहले कोई चीज़ पढ़ी, कोई शब्द बोला, फिर उसको विद्यार्थी दोहराते हैं, इस तरीके से सीखते हैं। तो श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक, संरचनात्मक, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? श्रव्य भाषिक विधि। श्रव्य भाषिक विधि क्यों होगी? क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं और सुन करके उसको बोल रहे हैं। ठीक है, यानी अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन भी प्राप्त होता है, ड्रिल के अभ्यास से सीख रहे हैं। संप्रेषण में बच्चा अपनी अभिव्यक्ति करता है, स्वयं संप्रेषण करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? यानी शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को क्या कर रहे हैं? कंठस्थ कर रहे हैं। तो अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है, भाषा अध्यापक द्वारा क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक या फिर व्याकरण अनुवाद। तो व्याकरण अनुवाद। राइट आंसर आपका क्या होगा? व्याकरण अनुवाद। अब आप कहोगे कि व्याकरण तो आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? व्याकरण का अनुवाद करना है। यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं का बोलना सुनते हैं, 2 भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों को नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, कोई प्रभाव अवश्य डालते हैं, भ्रमित भी नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। और इस तरीके से बच्चा यानी अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषा को भी सहज ही सीख लेता है। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले ले जाया करें, जिससे कि वे पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों और रुचि पैदा हो। तो अब देखो, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, क्योंकि बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता, यानी सरलता से बच्चों को उपलब्ध हो, जिससे वे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो उनमें। यानी आपको बच्चे के लिए क्या करना है कि बाल साहित्य सरलता से उपलब्ध कराना है। आप देखो,
आप गृह कार्य बच्चे को नहीं दे सकते, अभिभावकों का कोई भी रोल नहीं है। और घर में बच्चे के लिए पुस्तकालय बनाना ये बहुत कठिन कार्य है। और कार्यों की यानी मेले में ले जाकर के बच्चे ऐसी सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो, वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैं सारा काम सिर्फ फ़ोन से ही करती हूँ। तो आप 360 की क्वालिटी पर वीडियो अवश्य देखा करें। मैं पूरी मेहनत करती हूँ कि आपको वीडियो मतलब पसंद आए, और आप जो भी पेडागोजी के प्रश्न हैं इन पर आपकी पकड़ बने और आपका सीटेट पास हो जाए। आप मैंने जितनी भी आपको प्रैक्टिस कराई है भाषा की, आप एक बार उनको मतलब 5 से 6 वीडियो भी आप हमारी देखते हो तो आप भाषा में पूरे नंबर अवश्य लेके आओगे। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करना है आपको। तो अध्यापक को किस बात पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना है, आपको प्रश्न भी बहुत अच्छे से अवश्य पढ़ना है। वर्णमाला के अक्षरों की पहचान, विराम चिन्हों का प्रयोग, समझ के साथ पठन, उचित गति के साथ पठन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समझ के साथ पठन। ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चे को भाषा का आकलन करते हो तो आपको ये देखना है कि बच्चा कितनी समझ के साथ पढ़ पाता है। ठीक है, आपको गति और ये सारी चीज़ें नहीं देखना है कि वर्णमाला बच्चे ने कितनी सीखी है, या फिर विराम चिन्हों का उसने कितना प्रयोग किया है, उसकी गति कैसी है। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, उसके समझ के साथ पठन होना चाहिए। एक अच्छी वाचन यानी बोलना गतिविधि वह है जिसमें अब अध्यापक भी क्या करेगा, तो भैया बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, बच्चा क्या सीखेगा, ये तो शुरू से ही गलत हो गया। शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, अब वाचन में ठीक है, अब बच्चा वाचन करेगा तो फिर सुनेगा कैसे। शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की सहभागिता रहती है, तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 3, यानी शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल में ही पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने की ये गतिविधि किस लिए है, मौखिक प्रभाव अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास, या फिर सक्रिय श्रवण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मौखिक प्रभाव अभ्यास, यानी बच्चे को इससे बोलने के अवसर मिलेंगे। मौखिक प्रभाव अभ्यास यानी मौखिक बोलने का प्रभाव के साथ उसका अभ्यास होगा। प्रभावपूर्ण बच्चे को बोलना अवश्य आना चाहिए। और आज का आपका ये सबसे लास्ट प्रश्न है। देखो, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है आपकी 30 मिनट के लगभग। ठीक है, और यानी 25 मिनट से ऊपर हो जाती है, लेकिन मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ पूर्ण समझाते हुए आपको ये प्रैक्टिस लगवाती हूँ, तो इसलिए आप धैर्य के साथ पूरी वीडियो अवश्य देखा करें। समग्र भाषा उपागम क्या है, अर्थ आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, कौशल आधारित, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, और ये आंसर हमने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके इसका आंसर अवश्य दें कि इसका राइट आंसर आपको क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डेली आपको प्रैक्टिस मिलते ही रहेंगे, साथ ही साथ आपको जीन प्याजे पर भी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, और जल्द ही आपको बायगोस्की और कोहल वर्ग पर भी वीडियो मिलेंगी। और साथ ही साथ आपकी जो भी मतलब आपको एग्जाम टाइम गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, भाषा में भी आपसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, भाषा के पोर्शन में, तो भाषा के पोर्शन में और एक महत्वपूर्ण गलती होती है जहां आपके पूरे 30 नंबर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे यानी पूरा पोर्शन आपका गलत हो जाता है, और ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है कि जो आपको सीटेट में फेल करा देती है। तो ये कौन सी गलती है, जल्दी इस पर भी वीडियो मिलेगी। और आपको OMR कैसे भरनी है, ठीक है, सब पर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, और आशा करती हूँ कि आपका सीटेट अवश्य पास हो, क्लियर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।